बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अगर खैरियत से नहीं है तो बहुत जल्द खैरियत से होंगे। आज आपसे एक्चुअली व्यूअर्स मैंने बात करनी है इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सेल्फ मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पिछले काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और सच बताऊं तो अक्सर ऐसा होता है कि अपनी ज़ात के साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान को एकदम से एहसास होता है कि आय हाय, हम कितनी कितनी कोताहियाँ और कितनी कितनी चीज़ें जो हैं वो गलत कर जाते हैं या बाय मिस्टेक कर जाते हैं, और एहसास नहीं करते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म हमें कितना नुकसान होता है। अभी मैं खड़े होकर ही आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मेरे पाँव हैं फ्लैट यानी कि मेरे पाँव में जिस तरह नॉर्मली पाँव में ऐसे करके अगर आप मेरे हाथ को देखें तो नॉर्मली जब आपका पाँव होता है ना तो वो ऐसा फ्लैट नहीं होता, उसके अंदर आर्च होता है ऐसे करके, राइट। ये आपकी एड़ी नीचे आती है, ये आपकी उंगलियां होती है और बीच में एक आर्च होता है। अब मेरा नेचुरली ये जो आर्च है ये नहीं है, तो मेरा पाँव बिल्कुल ऐसा है। अब पाँव बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से, अब अगर ज़रा सा आप नीचे मेरी टांग की तरफ आते हैं व्यूअर्स तो आपको समझ आएगी कि उसकी वजह से ना, बल्कि मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, मेरा जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जिसको हम काफ एरिया कहते हैं और काफ के फ्रंट के एरिया को कहते हैं, मुझे अक्सर बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। छोटे होते भी होती थी तो अक्सर डॉक्टर्स कहते थे ओहो इसको ग्रोइंग पेन्स हो रही हैं। बड़े होने के वाली, जब बड़े होते हैं तो हड्डियाँ बड़ी हो रही होती हैं, मसल्स पट्टे बड़े हो रहे होते हैं तो ग्रोइंग पेन। सालों साल गुजर गए और फिर बाद में एहसास हुआ कि बेसिकली फ्लैट फुटेड की प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करती थी कि मुझे तकलीफ़ होती थी व्यूअर्स, मैं बेसिकली दवाई ले लेती थी। अब कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि डॉक्टर वसीम हमारे प्रोग्राम पे आए थे तो उन्होंने बताया था, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी व्यूअर्स, कि जैसे कि आपने अपनी एड़ी दोनों उतार ली, मतलब फ्लैट जूते वगैरह आपने कोई नहीं पहने हुए या जॉगर आपने पहने हुए, और आपने अपने पैर को ऐसे करके ना ऐसे अपने आप को स्ट्रेच करना है, राइट। ये अब आप देख रहे हैं ऐसे स्ट्रेच करना है, पीछे की टांग को आपने स्ट्रेच करना है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपका मसल जो टाइट हुआ हुआ होता है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है ज़रा कहते हैं कि नरम होना शुरू हो जाता है और उससे तकलीफ़ कम हो जाती है। मैंने व्यूअर्स एक बड़ा अरसा अपनी ज़िंदगी का दवाइयाँ खाई, सिंपल पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन। अब कहने को ये सिंपल हैं लेकिन इनका आपके गुर्दों पे एक असर होता है। तो मैंने बड़े साल ये दवाई ली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ ही साल पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए मेरे ट्रेनर ने कहा क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मैं पाँव जब रख रही हूँ ना दर्द हो रही है, असल में मेरे पाँव बिल्कुल फ्लैट है। तो उसने कहा आपके पाँव फ्लैट है तो आपके हमने काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन्होंने मुझे वो स्ट्रेचिंग करानी शुरू की। व्यूअर्स, दवाई क्या, कोई और इलाज क्या, सिंपल स्ट्रेचिंग की वजह से, दिन में 2 दफ़ा स्ट्रेच करने की वजह से अब मुझे कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मसला मसल के टाइटनेस का था, दवाई लेने का नहीं था। ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मॉर्निंग शोज़ करते हुए, और स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मेरा सबसे लंबा टेन्योर है, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए माशाल्लाह से पीटीवी के साथ। और प्रोग्राम पे अक्सर डॉक्टर्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम फिजियोथेरेपी पे कितना काम कर चुके हैं, योगा पे कितना, योगी नईम द फादर ऑफ मॉडर्न योगा इन पाकिस्तान, योगी साहब भी आ चुके हैं, उन्होंने भी गाइड किया। लेकिन मेरे जैसे बंदे ने भी नहीं रियलाइज़ किया, और वही वाली बात है ना कि तकलीफ़ को मुकाने के लिए बस दवाई लेती रही, और कुछ महीने मैंने प्रॉपर दवाई ली विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये इशू कब से चलता आ रहा है। अब सबसे पहले और सबसे अहम बात तो व्यूअर्स ये है कि प्लीज़ अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो तकलीफ दे है या जो प्रॉब्लमेटिक है, सबसे पहले अपने जीपी से, जनरल प्रैक्टिशनर या अपने मॉलिज से रब्ता करें। सबसे अहम बात तो ये है। अब जहाँ पे मैं ये आपको कहने लगी हूँ कि भाई एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाने से पहले जो घरेलू नेचुरल टोटके होते हैं अगर हम उनको ट्राई कर लें पहले, ये नहीं कि एक बंदा 104 बुखार में है, बेहोश पड़ा हुआ है और आप घर पे टोटके ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में, जैसे कि लोगों को पेट में मरोड़ पड़ती है या पेट में दर्द होती है, पहले क्या होता था कि सौंफ और पुदीने का पानी बनाया जाता था थोड़ी सी दालचीनी डाल के और वो पिलाया जाता था। एक नहीं दूसरी दफ़ा आप पीते थे तो वो छोटे होते हुए ग्राइप वाटर नाम की एक चीज़ दी जाती थी बच्चों को, इसी तरह पेट की गैस और मसाइल को हल करने के लिए। उसी की एक बहन है ये पुदीने और सौंफ वाला पानी, वो तैयार करके पिलाया जाता था और एक 2 दफ़ा में ही आपको रिलीफ मिल जाती थी। अब क्या मसला हो गया,
फ़ौरन लोग अपने इस फ़ोन को, इस डिवाइस को उठाते हैं, उसके अंदर अपने 4-5 सिम्टम्स यानी कि क्या आपको महसूस हो रहा है वो डाल के, और फिर जो भी उस पर लिखा हुआ आता है, लोग जाके फार्मेसी से, दवाई की दुकान से जाके वो दवाई लेके खाना शुरू कर देते हैं। अब बात यह है कि व्यूअर्स, जो चीज़ नेचुरल तरीके से हल की जा सकती है, उस चीज़ के लिए मेडिकेशन लेने की क्या ज़रूरत? जहाँ पे मैं आपको खुद कह रही हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जो आपको तंग कर रही है, आपको बॉदर कर रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और जाके अपना चेकअप करवाएं। लेकिन अगर चेकअप नहीं करवाया आपने जाके, और उसके बावजूद आप दवाइयाँ ले रहे हैं और अपने आप को खुद सेल्फ मेडिकेशन यानी कि अपनी ज़ात को आपने मेडिकेट नहीं करना, और अगर डॉक्टर पे उस वक्त उस लम्हे नहीं जा सकते, तो खुद दवाई लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई घरेलू चीज़ ट्राई कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, हालत ख़राब हो रही है, आप पहले सौंफ वाला पानी लेके ट्राई तो करें। 2-4 ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो बंदा कर सकता है। अच्छा, बहुत से लोग अपने बच्चों को ज़रा सा कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, ज़रा सा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, या तो वो उनको वो जो घर पे ही जो होता है कि पेट साफ़ करने के लिए जो होता है वो कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम एनेमा भी कहते हैं। अच्छा, या तो ये कर देते हैं बच्चों का, या फिर उनको दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। अगेन व्यूअर्स, कब्ज़ का बेहतरीन हल जो है वो फ़ाइबर है। अगर आप बच्चों की खुराक में थोड़ी सी फ़ाइबर को इंक्लूड कर दें और पानी की मिकदार को बढ़ा दें, तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन से जान छूट जाएगी। क्योंकि जब आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ देनी भी हैं अगर, तो उसके फ़ौरन बाद आपको उन्होंने यही कहना है कि जी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, अब एक और बात, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को घर पे बुखार हो जाता है, अब 6 दिन से बहुत तेज़ नहीं लेकिन 100 लो ग्रेड फ़ीवर चल रहा है। अब 6 दिन से चल रहा है, 6 दिन से आप लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, तकलीफ़ की भी और बुखार की भी। क्या लॉजिकल बात नहीं है कि आप डॉक्टर से रुजू कर लें, ना कि दवाइयाँ लेते चले जाएं? मैं हैरान होती हूँ व्यूअर्स, कभी कभी जब अपना भी चेकअप कराने के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पे जब पेशेंट्स और बैठे होते हैं और बात करने का 2 लम्हे मौका मिलता है, तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ जी 3 महीने से बस दवाइयाँ ही ले रही हूँ, फिर सोचा कि मैं डॉक्टर के पास आ जाऊँ। अच्छा, ये चीज़ पहले सिर्फ ख़वातीन में होती थी, अब तो ख़वातीन में भी, बुज़ुर्गों में भी, मर्द हज़रात में भी, और बच्चों के केस में भी माँ बाप जो हैं वो महीनों एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि यार हम कर तो रहे हैं इलाज, लेकिन अगर तो हम खुद मेडिकल प्रोफेशनल्स होते फिर तो समझ आती है। या तो जुगन काजिम, डॉक्टर जुगन काजिम होती, MBBS डॉक्टर होती, फिर तो समझ आती है कि बंदा कोई नुस्खा या कुछ लिख सकता है। लेकिन तब भी व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, अगर आपने MBBS किया भी हुआ है लेकिन किसी को दिल का प्रॉब्लम है तो उन्होंने हार्ट डॉक्टर के पास जाना है, अगर किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है तो उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप घर बैठे चैट GBT से, गूगल से या WebMD से सवाल जवाब करें और मामलात को देख लें। देखिए व्यूअर्स, जब भी डॉक्टर आपका इलाज करते हैं उसमें 2-3 चीज़ें एडेड होती हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो आपने ज़बान से बताया कि जी मुझे ये हो रहा है, दूसरा होता है क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्लिनिक में जब आपसे मुलाकात करके डॉक्टर ने आपको चेक किया तो क्या क्या चीज़ें नज़र आईं। अब मैं, और फिर तीसरी बात होती है टेस्ट। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, टेस्ट नेगेटिव आ गया, लेकिन सिम्टम सारे के सारे टाइफाइड वाले। अब आपने ऑनलाइन सर्च की, आपने कहा कि जी मेरा तो टेस्ट नेगेटिव आया है, तो अच्छा ठीक है, तो उसको आपको चैट GBT ने या ऑनलाइन किसी भी ऐप ने आपको कहा कि अच्छा जी आप ये दवाइयाँ लेनी शुरू कर दें, आपने वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। फ़ायदे की जगह अपने आप को आप नुकसान की तरफ ले गए। आप जहाँ पे टाइफाइड से बाकी आपके एरियाज़ मुतासर थे, आपने अपने गुर्दों को भी मुतासर कर दिया। क्योंकि व्यूअर्स, टाइफाइड की बड़ी मखसूस दवाइयाँ होती हैं, उसी तरह जिस तरह मलेरिया की बड़ी मखसूस दवाइयाँ होती हैं, डेंगू की बड़ी मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं। अब डेंगू, मलेरिया एंड टाइफाइड में अक्सर सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। कौन बंदा तशखीस करेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है? मैं इसलिए ये बात करी हूँ क्योंकि आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा मच्छर, मक्खियाँ वगैरह आपको घूमती नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली जब ये वाला सीज़न आता है, स्प्रिंग और समर के अंदर हम जा रहे होते हैं, तो जब ये एक इन बिटवीन का टाइम आता है तो फिर मच्छर, फिर डेंगू का मामला शुरू हो जाता है, फिर मलेरिया के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, खुद मेडिकेट करने से बेहतर है कि नेचुरल तरीक़ों से जितना अपने आप को हील कर सकते हैं करें। क्योंकि व्यूअर्स, बात यह है कि कितने केमिकल्स अपने सिस्टम में डालेंगे, कितनी एलोपैथिक मेडिसिन अपने सिस्टम में डालेंगे। एक पॉइंट आता है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन भी आपका इलाज नहीं कर पाती। जैसे कि हम आजकल बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के साथ देख रहे हैं। हर बंदा, वो जो कहते हैं ना, इट चुक्को तो एंटीबायोटिक ले रहा होता है।
मैंने इतने केसेस देखे हैं कि किसी को वायरल इन्फेक्शन हुई है, उन्होंने कहीं ऑनलाइन पढ़ा और जो पहली कुछ महीने पहले उनको एक नुस्खा मिला था एंटीबायोटिक का, वही एंटीबायोटिक ले ली। अब व्यूअर्स, एंटीबायोटिक भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ आपके रेस्पिरेटरी, आपके सांस के सिस्टम के लिए होती हैं, कुछ आपके पेट के लिए बेहतर होती हैं। मतलब हर एंटीबायोटिक का अपना एक मुख्तलिफ काम है। फिर डिफरेंट जनरेशन्स हैं एंटीबायोटिक्स की। व्यूअर्स, इतनी टेक्निकल बातें करने का रीज़न ये है कि इतने साल मीडिया में काम करके और मेडिसिन और हेल्थ के ऊपर काम करने के बाद, मतलब हेल्थ और एजुकेशन पे काम करने के बाद भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे मेरी नॉलेज जो है वहाँ पे रह जाती है और फिर सवाल जवाब करने पड़ते हैं। मैं खुद कभी व्यूअर्स अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करती पूछे बगैर। हाँ, जो मैंने टांगों के आपको तकलीफ़ की बात बताई वो यही हुआ कि फ़ोन पे किसी डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा चलो ये पेन किलर ले लो, हफ्ते 10 दिन में आराम मिल जाएगा। वो हफ्ते 10 दिन 3-3 महीने बन गए। सो बात ये है कि व्यूअर्स, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो सिंपल पेन किलर क्यों ना हो। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, एस्प्रिन जो अक्सर लोग पानी में घोल के पी लेते हैं, सर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अब एस्प्रिन आपके खून को पतला करती है, ब्लड थिनर होता है उसकी, वो बेसिकली ब्लड थिनर के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। कोविड में भी बड़े लोगों को ब्लड थिनर के तौर पे दी गई एस्प्रिन। अब बिला वजह अगर आप एस्प्रिन डेली के दिन में, ऐसे लोगों को भी जानती हूँ तो सुबह दोपहर शाम एस्प्रिन लेते हैं कि जिसम में दर्द होती है तो हमें सुकून मिल जाता है। अच्छा, अब वो सुकून नहीं दे रहा होता, वो एक आदत बन चुकी होती है। आपको पता है व्यूअर्स, इवन जब हम बात करते हैं अपने मल्टीविटामिन्स की या इस तरह की चीज़ों की भी, तो उसमें भी गाइडेंस दी जाती है कि जी 3 महीने अगर आपने ले लिए तो फिर 1 महीने की मुकम्मल ब्रेक लें और फिर आप उसको 1 डेढ़ 2-3 महीने के बाद जब भी रीस्टार्ट करें। तो कोई भी चीज़ आप बार बार अपने सिस्टम में डालेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। सो व्यूअर्स, अपना नुकसान मत करें अपने हाथों से और अपने घर वालों का। किसी माँ की बुरी नीयत नहीं होती जब वो अपने बच्चे को खुद दवाई दे रही होती है, वो तो बच्चे की तकलीफ़ को ख़त्म कर रही होती है। लेकिन व्यूअर्स, अगेन डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर से अगर रुजू नहीं किया तो फिर घरेलू ट्रिक्स और टिप्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा फनकारी मत करें। आज हम बल्कि आगे जाके अपने प्रोग्राम में तबीबा मासूमा ज़हरा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी गाइडेंस लेंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरली अपनी तकालीफ और अपनी बीमारियों को रिजॉल्व करने के लिए। बात यह है कि व्यूअर्स, जितना ज़्यादा नेचुरल की तरफ जाएंगे उतना ही बेहतर है। अब तो मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जितना नेचुरल तरीके से हेल्थ और फिटनेस की तरफ जा सकते हैं जाएँ, दवाइयाँ वगैरह लेनी छोड़ दें। ये प्रोटीन शेक्स, ये शेक्स, ये वो शेक्स, जितना नेचुरल की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसीलिए हम उन शोज़ में से वाहिद शोज़ हैं इस पूरे मीडिया इंडस्ट्री में जो अभी भी कुकिंग के ऊपर बड़ा फोकस देते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ये है कि एक चीज़ चाहे कुछ भी हो जाए लोग नहीं छोड़ते, वो है बाहर से खाने ऑर्डर करना। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने का लोगों को शौक़ होता है। नो डाउट खाएँ, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, बहुत से पेस के, गैस्ट्रो के इतने मसाइल चल रहे होते हैं, वहाँ पे अपने घर में ही जो आपके शौक़ की चीज़ें अगर आप बना लें तो क्या ही बात है। आइए किचन की तरफ रुझान करते हैं। हमारे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेफ़ नूर, देखिए ये जो एक आदत है हर बंदे की कि एक सहेली ने दवाई ली, 4 और सहेलियों को वही प्रॉब्लम चल रही है, चारों ने वही दवाई लेनी शुरू कर ली, ये नहीं चेक किया कि क्या मामला एक ही है कि नहीं। आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है और मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो आपने कहा कि पेट में जब मरोड़ उठते हैं तो आपको घर से ही इलाज करना चाहिए। उस दिन मेरे पेट में बहुत शदीद पेन था, मैंने कोई गोली नहीं ली, मैंने अजवाइन और उसके ऊपर काला नमक डाल के मैंने पानी के साथ, मेरा रोज़ा था, मैंने अफ्तार उसी से किया। आप यकीन करेंगे विद इन 5 मिनट्स में मेरा पेट ठीक हो गया। अजवाइन इतनी अच्छी चीज़ है, अजवाइन और काला नमक। कभी भी आपके पेट में दर्द हो, हमने कभी पेट के दर्द की दवाई नहीं ली, हम जब भी कभी घर में किसी को पेट का दर्द होता है हम यही खाते हैं। और बात ये कि देखिए इन चीज़ों से आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगेन ये अजवाइन वाला टोटका आप एक 6 माह के बच्चे पे नहीं ट्राई कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद अगर आप कर लें तो वो आपको नुकसान नहीं देती। छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं कि 2 माह के बच्चे के ऊपर वो वाला टोटका ट्राई करेंगे जो आप 10 साल के बच्चे के ऊपर ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करना है। लेकिन व्यूअर्स, ऑनेस्टली पेट के मामलात ज़्यादातर खुराक और पानी की वजह से होते हैं। अनलेस आपको कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है या कोई चीज़ हो गई जिसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए, प्रिडोमिनेंटली पानी का ज़्यादा इस्तेमाल,
जैसे कि आपने कहा अजवाइन का इस्तेमाल हो गया और काले नमक का, आपने थोड़ा सा नींबू डाल लिया बीच नींबू में। डाल लिया आपने। उसके अलावा अच्छा एक और चीज़ क्या करते हैं कि जैसे ही पेट ख़राब होता है फ़ौरन ही जो है ना पेट को रोकने की दवाई ले लेते हैं, वो जो भी अंदर गंद बला होता है वो निकलने नहीं देते। मेरा पॉइंट ये होता है कि भाई अगर एक दफ़ा आपको लूज मोशन आया है तो आप ऑब्जर्व करें, 2 या 3 मतलब तीसरे लूज मोशन के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक कराना चाहिए। बच्चों के, छोटे स्पेशली बच्चों के केस में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वो डिहाइड्रेट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन पेट अगर आपका इस तरह चल भी रहा है तो एक नेचुरल आपके पास ऑप्शन है ORS नहीं इस्तेमाल करना तो आप बड़ा आसानी से नींबू पानी बना सकते हैं। हाँ, अच्छा कुछ घरेलू टोटके भी आपके लिए ठीक नहीं होते, जैसे बहुत से लोग जो सफ़ेद वाला सोडा होता है मीठे वाला जो आपको मार्केट में मिलता है डिफरेंट नामों से, डिफरेंट ब्रांड्स बनाते हैं, वो पी लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, सॉफ्ट ड्रिंक उस वक्त तो आपको कुछ लम्हों के लिए सुकून दे देता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन होती है, वो पेट को और तकलीफ देता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सो सेंसिबल तरीके से अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करेंगे तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह गलत दवाइयाँ लेने से आपको नुकसान हो सकता है उस तरह गलत टोटकों से भी हो सकता है। ये एक दवाई की बात कर रही हूँ, ये एस्प्रिन की आपने बात की ना, तो मेरी फ्रेंड थी डिस्प्रिन खा के ना, और अब दवाइयों के नाम नहीं लेने, उनके फॉर्मूला की बात कर अच्छा सकते हैं। वो एस्पिरिन। उसने मेडिसिन खाई, मेरे सर में दर्द हो रहा और उसकी बेटी पैदा हुई और हैंडीकैप है। अब वो 12 साल की बच्ची होगी लेकिन वो सही नहीं है। अब वही बात है ना कि व्यूअर्स, अब प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप एस्पिरिन अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ले रहे हैं ये सोच के कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइड इफ़ेक्ट्स हर दवाई के होते हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर इवन बुखार की दवाई से रोका जाता है अनलेस आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि फिर डॉक्टर आपको वो वाली दवाई देगा जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है और कितनी देर के लिए और क्या, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे ये है, 2 बातें, एक खुद दवाइयाँ नहीं लेनी और दूसरी बात अगर डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है तो पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं लिख के दिया। चाहे आपको डायबिटीज़ क्यों नहीं है, आपकी डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास भी आपने हर 6 महीने या हर 3 महीने के बाद चेकअप के लिए जाना है। जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है उनको तो हर महीने जाना होता है। सो अपने मुआलिज से रब्ता सिर्फ उस वक्त नहीं करना जब प्रॉब्लम है, बाद में फॉलो अप्स में भी रहना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, रेसिपी भी बनानी सीखेंगे और ऑफ कोर्स शेफ़ नूर से मज़ीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम गलत कर जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ नूर के पास। अब व्यूअर्स, इस वक्त जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, मुझे पता है आपने घूम के कहना है ये तो हम सबको ही आती है बनानी। आई अंडरस्टैंड कि बनानी आती है, लेकिन होता यह है कि उस वक्त मौके पे चीज़ तो बना लेते हैं, अगर लेफ़्ट ओवर्स रह जाएँ तो समझ नहीं आती क्या करें। फिर अक्सर लोग सोचते हैं कि जी अगर ये रेसिपी घर पे ही बनानी है, चलो बाहर से मंगा लेते हैं पास में किसी होटल से या कुछ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्यूअर्स, जो चीज़ें आपको बाहर से मार्केट से मिलती हैं वो उतनी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन नहीं होती जितनी घर में बनी हुई चीज़ होती है। बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। लोग ये कहते हैं कि यार वो तो हमारे जानने वाली ही हैं, वो पास पे बनाती हैं। नो डाउट अगर आपने किसी के बिज़नेस को सपोर्ट करना है करें, लेकिन अगेन खुद बनी हुई चीज़ आपको पता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे और कितनी सफाई सुथराई से आपने बनाई है। तो जी शेफ़ नूर, आज बताइए हम क्या बना रहे हैं। मैंने बैक एंड पे तो स्टोरी सुनाई दी है हमारे व्यूअर्स को। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल, और ये हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में। अच्छा, हाँ सरसों के तेल। सरसों के तेल में। ये बहुत हेल्दी, आपको पता है सरसों का ऑयल होता है दूसरे ऑयल से। और तो अब देखें ना दाल को किस तरह से हेल्दी बनाना है। एक तो मैं आपको ये बता दूं व्यूअर्स, अक्सर लोग दाल चावल को बिल्कुल जो है ना वो बहुत लाइट लेते हैं कि भाई दाल चावल ये कोई खाने की चीज़ है, जबकि दाल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें फाइबर भी है। जो लोग रेगुलरली दाल का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपको यूरिक एसिड और गाउट वगैरह का इशू नहीं है तो आपके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी। बिल्कुल। सो मुझे बता दें मैंने मजीद आगे क्या करना है। बस आपने मसाले डालने हैं। मैं पहले एक उसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। लहसुन अदरक और पहले- लहसुन अदरक की ये हो गया ब्राउन हाँ जितना जी। होना था? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। मैं अच्छा, रेसिपी चलो। बोल दूँगा आप तब तक इंग्रेडिएंट्स बता जी। हम दालें, मिक्स दाल जो है जी, इसमें हम 4 दालें यूज़ कर रहे हैं। दाल चना, दाल माश, मूंग की दाल धुली हुई येलो कलर की, और मसूर की दाल जो है वो भी रेड कलर की जो है वो धुली हुई दालें।
हम चारों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, 3 पाव डाले हैं और इसको हमने जो है रात को भिगो दें और अच्छे तरीके से इसको फिर हमने दूसरे दिन सुबह उठ के इसको अच्छे तरीके से धो के और इसको हमने बॉईल कर लेना है। लहसुन अदरक की पेस्ट, हल्दी और नमक डाल के इसको हमने बॉईल कर लेना है। ठीक है जी। अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन मसाला 1 खाने का चम्मच। दाल जो है इसी से मज़े की होती है। ये मैं चिकन मसाले का तरीका भी बताऊंगी कि घर में आप बना के एक बॉटल में डाल के रख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। और अचार मसाला जो है ये भी इसमें मैं डालूंगी, ये भी आपको घर में बनाना मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बताया है, लेकिन एक दफ़ा फिर बता दूंगी। सारा ही डाल दूं? जी बिल्कुल सारा डालेंगे। ठीक है, हाँ जी। और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है। और गार्निशिंग के लिए, तड़के के लिए हमें चाहिए अदरक, प्याज, लहसुन, ज़ीरा और जो गोल वाली सुरख मिर्च होती है इसका हम तड़का लगाएंगे। ठीक है जी। तरीका ये है कि दाल को हमने जो है वो बॉईल कर लिया है और हमने इसमें हल्दी और नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के 2 तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, मसाले में भी और हमने दाल में भी यूज़ की है बॉईल करते हुए। ठीक है जी। फिर हमने प्याज को जो है वो चॉप किया और प्याज ऑमलेट की तरह इसको लाइट ब्राउन किया है और इसमें फ्रेश पिसी हुई लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। बाद बॉटल में पड़ी होती है, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता। आप जब भी दाल बनाएं फ्रेश आप लहसुन अदरक की पेस्ट डालें। और आप देखें कि अभी इसको 2-3 मिनट मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को भी भूनना है जी। उसके बाद मैंने इसमें मिर्च मसाले डालेंगे हम, इसके बाद। क्योंकि होता ये है कि अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ना उसका कच्चा कच्चा सा टेस्ट रह जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। मसाले इसमें डाल दें जी। आप हल्दी डाल दें, ठीक है। और नमक हम ज़रा बहुत कम डालेंगे, दाल में भी नमक है, बाद में टेस्ट कर लेंगे। हाँ जी, काफ़ी है। लाल मिर्च डाल दें 2 चम्मच। आप पे डिपेंड करता है व्यूअर्स, आपने कितनी डालनी है। हाँ जी। धनिया पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर ये वाला। हाँ जी, 1 चम्मच जी। 2 चम्मच 2 चम्मच जी। और इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर जी। और ये जो हमारे पास गरम मसाला एंड में हम थोड़ा सा डालेंगे। देखिए ना, वही वाली बात जो हम अक्सर व्यूअर्स करते हैं कि गरम मसाले का यूज़ इतना ज़्यादा मत करें, उससे भी बड़े लोगों को बदहज़मी हो जाती है। कहते हैं कि यार जलन हो रही है, फिर दवाइयाँ ले रहे होते हैं। अब देखिए ये वो चीज़ें जो नेचुरली आप अपनी डाइट में अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको कभी इशू नहीं। बिल्कुल। और ये जो है हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हमने इसको पेस्ट बना लिया है, इसको ये डाल दिया हमने और इसको अच्छे तरीके से हम मसाला भूनेंगे। और इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें ये अचारी मसाला जी, अचारी मसाला। और जो है हम इसमें चिकन मसाला। अब देखिए ना, अगर आप छिलके उतार के करेंगे तो बेहतरीन है, अगर छिलके नहीं भी ये 2 हैं, चिकन मसाला और अचारी मसाला। इसका मैं रेसिपी बोल देती हूँ। चिकन मसाला घर में बना के रख लें, आप किसी भी चीज़ में डालेंगे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। चिकन मसाले के लिए जो है हमें चाहिए साबुत धनिया 3 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 4 अदद, लौंग 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, जवत्री जो है वो 2 फूल लेंगे हम जवत्री के, और सौंफ 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, दालचीनी जो है वो 2 स्टिक लेंगे, कड़ी पत्ता हम लेंगे 20 अदद। और कड़ी पत्ते को हमने इसके साथ रोस्ट नहीं करना, उसको अलग से करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पता है वो गीला होता है। उसको जब आप फ्राई पैन में करेंगे तो वो बिल्कुल ना वो क्रंची टाइप हो जाएगा। और उसी पैन में फिर बाकी सारे मसाले, जो जायफल आधा लेना है हमने, और कश्मीरी जो लाल मिर्च है वो साबुत 12 अदद है। अगर आपके पास वो नहीं है लंबी वाली तो गोल वाली ले लें। और कश्मीरी मिर्च जो है वो जो है आपने 2 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये आपने बाद में मिक्स करना है। बाकी सब मसालों को हल्का सा रोस्ट करें, रोस्ट करके कड़ी पत्ते के साथ इसको ग्राइंड करके आप एक अपना मसाला नमक और कश्मीरी मिर्च डाल के मिक्स करें और एक मसाला आप बना के रखें। ठीक है जी, ये आपका हो गया चिकन मसाला। ठीक है। और हमने जो है वो अचार मसाले के लिए हमें चाहिए सूखा धनिया। डालू मसाला भी कि नहीं? हाँ जी, डाल दें। हाँ जी, मैंने कहा हम अपने मसाले तो पकाए ना साथ साथ। अच्छा, अचारी मसाला जो है जी, अचारी मसाले के लिए साबुत धनिया हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, अजवाइन चाहिए हम 1 चाय का चम्मच। तीनों को हम जो है वो इसको रोस्ट कर लेंगे
और फिर चूल्हा बंद करके इसमें 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना वो भी डाल देंगे। वो उसी गरमाइश में जो है वो उसी में ना सिक जाएगा, मतलब वो भी रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद ठंडा करके इसको आपने कूटना है, क्रश करना है। अगर आप ग्राइंडर में कर रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ग्राइंडर चलाएं और बस इतना मत करें कि वो बिल्कुल ही हाँ जी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनना चाहिए, दरदरा सा होना चाहिए। दरदरा सा। और उसके बाद आप इसमें कुटी हुई 1 लाल मिर्च डाल के, वो कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून मिक्स करके एक बॉटल में डाल के रख लें। लेकिन ये मैंने आपको 1-1 टेबलस्पून का बताया, आप इसको डबल से ट्रिपल से 4 टाइम भी इसकी रेसिपी कर सकते हैं और बना के रख लें। और बट बहुत पहले ना बना के रखें, क्योंकि होता ये है कि देखिए महीने तक तो बंद बोतल में ड्राई जार में ठीक रह जाता है। हाँ जी। उसके बाद थोड़ा सा हो जाता है कि कहीं कीड़ा ना लग जाए या उसमें वो उसका जायका कम ना हो जाए। और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें और घर के ये मसाले यूज़ करें और दाल का टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। दाल, ये ना समझिए कि दाल लोग बहुत लाइट लेते हैं कि दाल जो है दाल ही तो है। आप वाली बात, दाल को भी बनाना एक फ़न है और घर के वो कहते हैं होम मेड डिश। और अगर उसके साथ लवाजमात आप मजे की बनाए, देखिए अगर दाल चावल खाने के लिए आप मार्केट्स में जाके ठेलों के सामने बैठ के खा लेते हैं तो उससे बेहतर नहीं है कि आप घर में बना के अपने लॉन में बैठ के खा लें। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं, साथ अगर चटनी है, लवाजमात है, पापड़ है, तो क्यों नहीं कोई एंजॉय करेगा। अच्छा अब यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं? हमने बस दाल डालनी है। भुन गया हमारा मसाला ना? देखिए आप मुझे बताएं, ऑयल देखें लैदा हो गया। हाँ जी, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और भून लें। 1 मिनट के लिए और। अच्छा चटनी का बताइए। चटनी का जी, ये हमें चाहिए 1 बंच हमें चाहिए पुदीना और 1 बंच जो हमें यानी कि 2 कप हमारे जो है वो धनिया है। इसमें लहसन का पूरा पल्प है, लहसन है और इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। नमक डालेंगे, सिरका डालेंगे और अनारदाना डाल के हम अपनी चटनी जो है वो पीस के बॉटल में डाल के रख लेंगे। जब आपको चाहिए हो आप निकालें और इसको जो है अब यूज़ कर लें। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ज़ीरा भी डालेंगे हम 1 टीस्पून और ऑफ कोर्स नमक। हाँ जी, नमक कितना? नमक इसमें डाल दें 1 चम्मच बस। इसको हम थोड़ा सा आपने सॉल्ट डाल दिया और उसके बाद आपने एक और काम कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने सिरका भी 1 टेबलस्पून। अब देखिए ना ये सारी चीज़ें आप किधर सारी घूम फिर रही हैं इधर उधर। लहसुन भी डाल दिया जी, लहसुन भी डाल दिया। बिल्कुल जी, अगर डालना चाहे तो अदरक भी डाल दें। अदरक हमारे पास है, हम अदरक भी डाल देते हैं। हम अदरक भी डाल देते हैं क्योंकि देखिए एक्चुअली व्यूअर्स फ्रेश अदरक का आपको फ़ायदा होता है। जब आप उसको ओवर कुक कर देते हैं ना अदरक को और बाकी चीज़ों को, तो उसका इतना अभी हम जो ये तड़के के लिए चीज़ें रखी हैं ये हमने हल्का सा ब्राउन करना है और बीच में तड़का एंड पे डालेंगे। अच्छा, लेकिन लगाना चाहें ये अगर ग्राइंड नहीं होता ये इस तरह से तो मुश्किल ही होगा। नहीं, पानी डालेंगे थोड़ा सा इसमें। पानी डालें या ऑयल भी डाल सकते हैं? ऑयल नहीं, पानी और थोड़ा सिरका डाल दिया, बस थोड़ा सा ही होगा। पानी थोड़ा ही डालेंगे ताकि वो हमारा जो है थोड़ा सा और डालें बस, वो ग्राइंड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मसला जो है वो ये हमारा ये हो गया। और साथ हम फ्रेश सैलड, खीरे, प्याज, टमाटर, रेड वाली मूली और इसमें वो जो रेड कैबेज होती है पर्पल। अब ये देखें ना, ये हम हमसे दाल डाल देंगे। हाँ जी, ये हमारी बॉयल है दाल। इसमें हमने नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट और हमने हल्दी डाल के इसको हमने बॉयल कर लिया था। हल्की आंच पे मैंने रखा और घंटे के अंदर ये बॉयल हो गया। अब देखिए ना, दाल अगर लेफ़्ट ओवर हो जाए तो लोग अक्सर कहते हैं कि यार क्या करें, इसको फेंक दें, इसको ये करें। हाँ जी, अगर आपकी दाल बच गई है, ठीक है, अक्सर दाल बच भी जाती है, दूसरे दिन आप इसी दाल में आटा गूंदें, 1 कप बेसन डालें, प्याज बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और इतने मज़े का वो आटा गुन जाएगा। और आपने इसकी रोटियां बना ली, देसी घी ऊपर से चोपड़ा, तंदूर में भी अगर आपके घर में तंदूर है लगा सकती हैं। और उसके बाद चटनी ग्रीन हमने बनाई है, इसके साथ आप गर्मी में खाएं और साथ आप लस्सी पिए, मज़ा आ जाएगा। और पुदीने की चटनी तो वैसे ही गर्मियों में ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। थोड़ा पानी डाल, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया हमने। चटनी भी हम साथ साथ ग्राइंड कर रहे हैं और दाल का भी, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दाल हमारी बेसिकली तो तैयार हो गई। अब एंड में इस पे क्या करना है? एंड पे हमने तड़का लगाना है और सब्ज़ धनिया हमने डालना है। ठीक है। और गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और चावल हमारे जो हैं अब ये बॉईल करेंगे हम चावल अपने। बिल्कुल। और यहाँ पे हम हाँ जी, हो जाएगा अभी। हाँ जी,
अच्छा, अच्छे से ग्राइंड करना है चटनी को। एक बात ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, अगर कम हो रहा है तो सिरके का ज़रूर करें। हाँ जी। नींबू जब आप डाल देते हैं ना, ऑब्वियसली लेमन इज़ मोर नेचुरल चीज़, लेकिन फिर आपका प्रिजर्व नहीं रहता, तो अगर हाँ आप जी। सिरका डालते हैं फिर वो प्रिजर्व रह जाता है। भाई हम बना रहे हैं चटनी, दाल, चावल, साथ में पापड़ भी फ्राई करेंगे। आप लोग ब्रेक पे जाए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बड़ी ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें या जो ख़राब चीज़ें या जो घर में इस्तेमाल नहीं हो रही चीज़ें, उनसे रिलेटेड चीज़ें क्रिएट करती हैं और 3D आर्ट भी क्रिएट करती हैं, कैलीग्राफी भी। उनसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपसे जैसे कि वादा किया था कि हम एक बहुत ही ब्रिलियंट खातून ज्वाइन करने जा रही हैं जो उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करती हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ें होती हैं, जिनको अक्सर औकात हम लोग कंसिडर करते हैं कि यार ये तो ख़राब हो गई है या ये तो किसी काम की नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर है जिनका ताल्लुक़ है आर्ट से। आप 3D और मिक्स्ड मीडिया आर्ट फ्रेम्स क्रिएट करती हैं जो ना सिर्फ दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं बल्कि इनका लो कार्बन फुटप्रिंट भी होता है और ये एक इको फ्रेंडली अप्रोच है आर्ट की तरफ। देन किस तरीके से आप घर की चीज़ों को ही रीपर्पस कर सकते हैं हम इनसे जानेंगे। लेकिन इनसे मुलाकात करने से पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं बेटा पैसे दरख्तों पे तो नहीं उगते। एक्सक्यूज़ मी, छींक भी आ गई साथ में। शायद मामा ही याद कर रही हूँ इस लम्हे पे मुझे, क्योंकि मामा ही कहती थी पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कुछ पैसे दरख्तों पे उग भी सकते हैं। तो एक बड़ा ही मज़े का और इंटरेस्टिंग आर्ट का पीस जो क्रिएट किया है, ये देखिए कितना खूबसूरत है और ये असल कॉइन से बनाया गया है और ये क्रिएट किया है सैयदा ज़हरा बतूल ने। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो पॉइंट प्रूव कर दिया ना, जो बचपन में मामा कहती थी पैसे दरख्तों पे तो नहीं उगते। तो अब हम इसकी तस्वीर मामा को भेज सकते हैं कि मामा पैसे दरख्तों पे भी उगते जी हैं। बिल्कुल उग सकते हैं। अच्छा मैम, आर्ट हमेशा से हमारी, जब से मेरे ख्याल से दुनिया हैज़ कम इन टू बीइंग, तब से आर्ट किसी ना किसी तरीके से हम दुनिया में देखते हैं। नेचर को देखें तो अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत क्रिएशन नेचर ही है, और वो भी एक क्रिएशन है, वो भी एक पीस ऑफ आर्ट है। उस आर्ट को बड़े लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की कैनवस के ऊपर। अब चाहे वो लोगों की तस्वीरें हों, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो मतलब सीनिक चीज़ें हों, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो, वेरियस तरीक़ों से लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आर्ट की? फिर रीपर्पस पे तो हम करेंगे बात, लेकिन पहले आर्ट की जर्नी कैसे शुरू? आर्ट की जर्नी जो बेसिकली जो मेरी स्टार्ट हुई है, ये कोविड में स्टार्ट हुई है। लेकिन जो आर्ट का कीड़ा था वो तो इंसान के शुरू से ही होता है, तो बाहर निकलता है। तो मैं एक्चुअली फाइन आर्ट्स में जाना चाहती थी जब व्हेन आई वाज इन 10th। तो उसके बाद मैं कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर कहते थे कि डॉक्टर बनो। तो तब मेरा इतना उधर नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने पेपर्स वगैरह दिए। लेकिन मेरा जो अपना जो था कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो लैब के सामने फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट था, और मैं वहीं पे ज़्यादातर मेरा माइंड उधर होता था, हार्ट उधर होता था। मैं होती फ़ाइन आर्ट उस लैब में। फिर पढ़ाई की फाइनली किस में? तो बस फिर मैंने साइकोलॉजी में बीए किया। अच्छा। इसमें तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे मेरे साइंस में। फिर मैंने इसमें साइकोलॉजी में किया। नफ्सियात में आपने? बिल्कुल। फिर मास्टर्स किया साइकोलॉजी में। अच्छा। फिर बीएड किया, और फिर मैं पढ़ाती भी रही स्कूल में, पंजाब स्कूल में। तो एजुकेशनिस्ट है बेसिकली आप? जी। अच्छा। लेकिन ये है कि जब कोविड में कुछ नहीं कर सकते थे, घर में बैठे हुए हैं, बंद हुए हुए हैं, कोई समझ नहीं आती थी। क्योंकि स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत लेट शुरू हुई थी। शुरू में तो समझ ही नहीं आ रही थी ना कि क्या करें। उस वक्त तो जाने बचाने पे बात आई हुई थी, तो ये तो बाद में हुआ कि ऑनलाइन स्कूल कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो एक पूरा पीरियड था जहाँ पे एक्चुअली किसी को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। ना ऑफिस जा सकते हैं, हमसायों तक को जाके हेलो हाय नहीं कह सकते। बिल्कुल। कोविड है नहीं है, लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। तो घरों में जब बंदा बंद हो जाता है
बस फिर वो उन दिनों जब मैं थी कोई समझ नहीं आती थी बंदा क्या करे, काम किचन में कितनी देर काम कर सकता है, टीवी कितनी देर देख सकते हैं। तो फिर मैंने आर्ट स्टार्ट किया, तो मेरी बेटी ने मुझे इनकरेज किया, और शी इज़ ऑल्सो इन कनेट कॉलेज से वो की हुई है उसने, अब फाइन आर्ट्स में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। अच्छा। तो फिर उसने मैंने इनकरेज किया, मेरा पेज बनाया, और फिर मैंने प्रॉपरली स्टार्ट किया अपना काम। तो मुझे जो ये जो चीज़ें हम फेंकते हैं उनसे जो सबसे पहला मेरा इंसिडेंस था वो ये था कि जब मैंने ये ब्रोकन ग्लास होता है वो मैंने कूड़े में फेंका, तो वो जो गार्बेज लेने के लिए आता है उसके हाथ पे कट लग गया उससे। तो वो मुझे फ़ील हुआ कि ये सब लोग गार्बेज में फेंकते हैं और ये रोज़ाना उनका तो काम रोज़ाना का है। तो फिर मैंने वो एक बकेट में डालना शुरू किया। उसके बाद मैंने कभी भी ग्लास नहीं डस्टबिन में अच्छा, डाला। कितने आप प्यारी बात कर रही हैं जो पूरी दुनिया में व्यूअर्स, कुछ दिन पहले ही हम इससे रिलेटेड ऑन एयर भी बात कर रहे थे, लास्ट वीक ही बल्कि हमने ये बात की है कि गार्बेज का सही डिस्पोजल करने का आखिर तरीका क्या है। पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक का लैदा डाला जाता है, शीशे की चीज़ें लैदा डाली जाती हैं, और वो उसके प्रॉपर डब्बे होते हैं, उन डब्बों के अंदर आप डालते हैं। तो होता ये है कि फिर लोगों को पता होता है कि वो शीशे के साथ डील करें। हमारे यहाँ ये सिस्टम्स भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वाला शीशा और वो वाली चीज़ें भी बहुत से आर्टिस्ट बाहर के ममालिक में जाके परचेस करके रीपर्पस करते हैं। तो यहाँ पे तो आपके घरों के अंदर अक्सर देखिए सारा जी, माने या ना माने, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कुछ ना कुछ शीशे का टूट ही जाता है, चाहे ग्लास टूट जाए, प्लेट टूट जाए, कोई वाज टूट गया। देखिए, टूटने वाली होती है, टूट जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1.5 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो है ना वो हम ज़मीनों में दफना रहे हैं, ज़मीन को लैंडफिल बना रहे हैं हम। बिल्कुल पूरी ओवरऑल पूरी दुनिया में 1.5 बिलियन टन्स जो है वो हो जाता है। उसमें से 93 मिलियन टन्स जो है वो सिर्फ फैब्रिक का वेस्ट है, टेक्सटाइल फैब्रिक का। और ये हमारे जो घरों में फैशन चेंज हुआ तो वो जी इधर उधर कर दिए। कई जब जो ख़राब हो जाते हैं कपड़े जो इसमें होते हैं सब लैंडफिल्स में जाते हैं, उनमें सिर्फ 1% को रिसाइकल किया जाता है। आप सोचें कि 93 मिलियन टन्स में से 1% को रिसाइकल किया जाता है और बाकी जो है वो फेंका जाता है। बिल्कुल। सो कपड़े की बात करें तो कपड़े से बात की आगाज़ कपड़े का ये है कि मैं आपके साथ मैं बहुत सोचती थी कि मैं जो कपड़े ऐसे हैं जिनको नहीं आप फेंक सकते, अब वो लैंडफिल्स में जाएंगे, तो मैं उनसे ये वो थैले बनाती हूँ जो मैं अपनी चीज़ें स्टॉल्स वगैरह लगाती हूँ तो उसमें मैं बनाती हूँ। जैसे ये देखें, मैंने एक मेरा स्टॉल था वो फट गया तो उससे मैंने ये बनाया, क्योंकि मुझे बड़े चाहिए होते हैं पेंटिंग्स के लिए बड़े थैले। तो ये अगर ख़राब हो जाए तो बाकी हिस्सा तो सही है फैब्रिक का, उतना हिस्सा काट के आप उससे कोई ना कोई चीज़ रीपर्पस कर सकते हैं। अब देखिए ना, आर्या फैशन हाउस एक डिज़ाइन ब्रांड है। मैं जब कराची में रमज़ान ट्रांसमिशन करी थी तो उन्होंने मुझे जब कपड़े भेजे ना, तो कपड़े बड़े खूबसूरत ना, एक कपड़े के अंदर ना जिप करके पहुँचे, डब्बे में थे। लेकिन अच्छा, मैंने जब उसको निकाला तो मैंने कॉल की, मैंने कहा ये बड़े प्यारे बैग्स हैं, ये कहाँ से लेते हैं, बनाए जाते हैं? तो उन्होंने यही कहा, उसने कहा जो हमारे पास जुगन फैब्रिक बच जाता है हम उस फैब्रिक के कपड़ों के बैग बना देते हैं, ताकि क्योंकि ज़रा उनके फैंसी कपड़े होते हैं तो वो फिर अच्छे से तरीके से उसके अंदर आप पैक करके उनको सेव भी कर सकते हैं। सो बात ये है कि अगर फैशन हाउसेस भी इस तरफ आना शुरू कर दें कि जो उनकी भी वेस्ट होती है वो उसको तरीके से यूज़ कर लें, उसके बैग्स बना लें, साथ में पोटली बना दी पर्स मतलब कपड़ों के, ये मतलब कपड़ा तो बच ही गया, टेलर तो बैठे ही हुए हैं। बिल्कुल, कपड़े का तो वेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब लैंडफिल्स में बहुत ही ज़्यादा जाता है। बिल्कुल। तो वो मुझे तो ये इको कॉन्शियसनेस की वजह से और लो कार्बन फुटप्रिंट की वजह से मैं अपना जो भी वेस्ट है घर में उसको मैं प्रॉपरली अलग अलग सेव करती हूँ, फिर उनसे आर्ट बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे फ्रंट पे लगी हुई हैं चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम टेबल्स के पीछे चले जाएंगे। जैसे कि फ्रंट पे कॉइन्स का आपने एक दरख्त बनाया हुआ है, उसके साथ घर बने हुए हैं और उसके साथ एक ट्री बना हुआ है, एक एक करके ज़रा हम इस पर बात करते हैं। कॉइन्स का तो ये है कि अब तो जो है फ़कीर भी आपसे कॉइन्स नहीं लेते, तो फिर मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स जमा हुए थे। मैं सोची थी मैं क्या करूँ, मैंने कहा वो दरख्तों से पैसे नहीं होते, मैंने कहा मैं दरख्त पैसों वाला बना दूँ। वेरी कूल। अच्छा, और ये जो है साथ जो हमारे डिब्बे ये घर से बने हैं, ये बॉक्सेस होते हैं मेडिसिन के, डिफरेंट चीज़ों के बॉक्सेस जिनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है। और ये व्यूअर्स जो दोनों हमने दिखाया और तीसरा भी दिखाने वाली, ये 3D आर्ट है, ये आपको 3D फील देता है। ये पेंट से आपने फ्लैट चीज़ नहीं बनाई होती,
एक्रेलिक में हल्का सा आता है 3D फील, लेकिन प्रॉपर अगर 3D की बात करें तो ये 3D आर्ट के अंदर आती है चीज़। हाँ जी। और इसमें यह है कि बॉक्सेस होते हैं मेडिसिन्स के और डिफरेंट परफ्यूम्स के, हर चीज़ की जो बॉक्सेस आते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, और वो भी जब लैंडफिल्स में जाते हैं तो वो काफ़ी अरसा वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। अच्छा। और वो काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनसे मैंने ये शुरू किया बनाना, ये मैंने उन बॉक्सेस को पेंट किया और उनसे ये मतलब एक पूरा हैबिटेट बनाया, वो बड़ा वाला फ्रेम भी और ये भी एक बड़ा वाला भी यहाँ पे फ्रेम है व्यूअर्स, वो भी आपको दिखाएंगे, एक लार्ज। अच्छा एंड व्यूअर्स आपको एक बात बताऊँ, 3D आर्ट एक इतनी कूल और एक इतनी इन चीज़ है आजकल कि आप देखें कि पहले होता था कि बस एक सिंपल किस्म का आर्ट होता था, अब 3D आर्ट में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा बड़ा महंगा बिक रहा है 3D आर्ट पूरी दुनिया में। अच्छा ये जो सिप्पियाँ हैं मेरे ख्याल से, ये जो बेस है ना इस फ्रेम की, उसमें मैंने एग शेल्स को ग्राइंड करके पेंट में मिक्स करके अंडे के शेल्स को वो बेस बनाई है उससे, और ऊपर मैंने जो रोप होती है उससे उसका ट्री ट्रंक बनाया, और जो पिस्ताशियो के वो अच्छा सिपिया नहीं, ये पिस्ते के छिलके हैं, उनसे मैंने ट्री के ऊपर वो मतलब उनका लीव्स बनाए हैं। अब देखिए ना व्यूअर्स, आर्ट वर्क क्रिएट, अब अगर हम अंडे के छिलकों की बात करें तो यहाँ पे भी एक अंडे के छिलकों से आपने चीज़ क्रिएट की है, और ये इन्होंने अपने डेंटिस्ट के लिए क्रिएट किया। ये स्टोरी भी ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये जब मेरे डेंटिस्ट को पता चला कि मैं रीपर्पस्ड आर्ट करती हूँ तो कहते हैं कि दांतों के लिए क्या होगा, आप दांतों से बनाएंगी। मैंने कहा नहीं, दांतों से नहीं। फिर मैंने सोचा लेकिन दांतों के लिए चाहिए होता है कैल्शियम, और अंडे का छिलका जो है वो कैल्शियम से बना होता है, तो ये अंडे के छिलके से बना हुआ है। अब ये फ्रेम करके ये अपने डेंटिस्ट को मैम गिफ्ट करेंगी। आप ये देखिए व्यूअर्स, हाउ ब्यूटीफुल। और मज़े की बात ये कि ये वो वाला आर्ट होता है कि जब आप करीब से देखते हैं तो आपको उसकी वेरिएशन समझ आती हैं। जैसे कि एक एक करके यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने 400 चॉपर्स के साथ उसको कंप्रेस करके, 400 थैलों को, प्लास्टिक 400 चॉपर्स हैं एक फ्रेम में। ये 400 थैले हैं, ये 400 थैलों को कंप्रेस किया हुआ है व्यूअर्स। और लुक इसकी वो आ रही है जो स्टारी नाइट की आती है, जो एक बड़ी फेमस पेंटिंग है। ये बच्चों के जो गेम के ये बच जाते हैं, मतलब वो बाकी सारे ख़राब हो जाते हैं तो बच जाते हैं, तो इधर उधर गिरते रहते हैं पूरे घर में। मैंने उनसे फिर ये बनाया है, और इसका थीम है, इसमें ये आप देखें नीचे आपको वो नज़र आ रहे हैं होल्स में से। ये है कि दुनिया की जो है, दुनिया पे सारे शतरंज की गेम हर तरफ जारी है, लेकिन नीचे से कब्रें जो है हमें वो बुला रही हैं, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी गेम्स में लगे हुए हैं, सारी पूरी गेम्स में लगे हुए हैं। सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और अब ये देखिए, जैसे कि ये माचिस की तीलियों से बना हुआ है, ये बर्न्ट मैच स्टिक्स से बनाया हुआ है, जली हुई मैच स्टिक्स, यानी कि जो इस्तेमाल हो चुकी थी माचिस की तीलियाँ, उनको रीयूज़ किया गया। अब ये देखें ना व्यूअर्स, रीयूज़ करने को तो आप कुछ भी रीयूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये स्टोन्स, बच्चे कितनी दफ़ा स्कूल्स में पेंट करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अगर आप इस किस्म की चीज़ बना दें, इसमें से वैसे बीच वाला जो है येलो वाला वो बिग पे है, लेकिन वैसे भी ये बड़ा कूल है। अब 3D आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ने स्टोन्स को पेंट किया, आपने उन स्टोन्स को जो है वो इस तरह से लगा के सीनरी बना के इसको कर दिया। एंड बाय द वे, नॉट जस्ट फॉर किड्स, इवन फॉर एडल्ट्स इट्स अ फन थिंग। अब ये कपड़े के साथ आपने कुछ किया हुआ है आई थिंक, और ये प्लास्टिक, ये जो है ना, ये बच्चों की पोनियाँ जो टूट जाती हैं, उसके ऊपर से फूल वगैरह उतरते हैं, उनसे मैंने मिनिमलिस्टिक बनाया ये। अब ये देखिए ना, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम घर में आर्ट क्या लगाएं, किस किस्म का लगाएं, समझ नहीं आती। तो देखिए, नो डाउट कैलीग्राफी इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट टू पुट अप ऑन योर वॉल्स, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लगा सकते हैं। बेसिकली तो ये वाला इशू होता है ना ज़्यादातर लोगों को कि किसी इंसान की ना बनी हुई। ये भी फैब्रिक है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये कहने को कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अंदर से ये कपड़ा है बेसिकली, और ये कपड़े को आपने इस तरीके से इसमें प्लेस किया है। तो बहुत से लोग आजकल व्यूअर्स रेजिन आर्ट की तरफ जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह मैंने कैलीग्राफी की आपसे बात की व्यूअर्स, तो ये देखें, कैलीग्राफी भी करती है, लगाया और इसके साथ शीशा लगा हुआ है। ये है टूटा हुआ शीशा, आपको कहने को वो लग रहा है कि जैसे कोई डेकोरेटिव चीज़ है, लेकिन एक्चुअली इट्स ब्रोकन ग्लास। सो व्यूअर्स, बात ये है कि ऑप्शंस तो अनलिमिटेड। अब ये देखें कितना को क्यूट है, छोटी सी एक बुक शेल्फ आपने उसके बनाई हुई। अभी बुक शेल्फ, ये मुझे ऑर्डर्स मिले हैं इसके ना, ये आपको ऑर्डर्स मिले हैं। और इधर मैंने वो, इसमें मैं भी आ जाऊँगा। ये देखें, जैसे कि लाइटर्स,
अंदर लगाए हुए हैं। अक्सर लोग लाइटर्स, बल्कि सबसे ज़्यादा लाइटर्स और इस तरह की चीज़ें फेंक के चले जाते हैं। सो ये भी एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखिए पुरानी सी चाबी लगी हुई है, ये चाबियाँ अक्सर फेंक देते हैं हम लोग। ये है इसकी लो। और ये मैंने कैलीग्राफी उसमें की है। ये मेरा फैब्रिक जो था ना, इसका फट गया था क्रोशिया का, तो उससे मुझे आइडिया आया कि मैं ये बनाऊँ, तो ये आप बना लें। सो व्यूअर्स, द पॉइंट इज़ वेरियस डिफरेंट। आप वैसे तो किन किन किस्म की चीज़ों को क्रिएट करती हैं, अगर थोड़ा सा हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करें। जैसे कि यहाँ पे बॉटल्स भी हैं और हार्ट्स भी बने हुए हैं। मैं चाहूँगी कि ये बॉटल के कवर्स हैं जी, ये बॉटल का। ये देखिए, और ये वो पेंसिल्स बच्चों बॉटल की कवर्स के साथ भी आप दिखाइए। फिर बॉटल कवर, अब ये पीछे अगर आप जाएं तो ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। लग रहा है कि जैसे पता नहीं किस तरीके से इन्होंने किया होगा, बट एक्चुअली ढक्कन है ये जो पेंटेड है। सम पेंटेड, सम देयर ओन ओरिजिनल कलर। बिल्कुल ओरिजिनल। और उस साइड पे अगर आप देखें तो पेंसिल्स के साथ क्रिएट किया हुआ है। ये मेरा आइडिया था कि बच्चों के कलर्स घर में जब वो छोटे हो जाते हैं वो नहीं यूज़ करते, उनको मैंने किया। कुछ बड़ों को, कुछ छोटों को, बल्कि छोटे ही सारे जो हैं उन्हीं को साथ जोड़। अक्सर ऐसा होता है कि कलर पेंसिल्स का बॉक्स खुला और वो वेस्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वायबल बिजनेस है? एज सच हमारे यहाँ इसकी इतनी वो नहीं है, क्योंकि मुझे ये कहा जाता था जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा लिटरली मेरा मजाक उड़ाया जाता था। एक दूसरे को कोनियाँ मार के हंसा जाता था कि ये कूड़ा जमा करती है, ये तो कूड़े से चीज़ें बनाती है। तो मुझे मतलब मैं लगी रही हूँ, मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, करते रहे हम। तो यहाँ पे एज सच कदर नहीं है। या तो ये कि फॉरनर्स जो होते हैं उनको वो देखते हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया काम। और कराची में भी मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पे रिपर्पस आर्ट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमारी नुमाइश थी इसमें एम्पोरियम में, तो वहाँ पे मुझे देख के तो एक जो मियाँ बीवी थे, यंग कपल था, उन्होंने मुझे कहा कि आप पायनियर हैं यहाँ की, लाहौर की, कि अगर आपको देखा जाए जो आपका आर्ट है ये यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। बाकी सारे कैलीग्राफी कर रहे हैं, सब नहीं, बाकी मैं आपको बताऊं, वैसे तो लाहौर में काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि फ़िज़िकल चीज़ें जैसे कि पॉटरी और दूसरी चीज़ें किसी पर्पस के साथ, जिस तरह आपने अगर हैंग करने हैं, की चेन होल्डर बनाना है तो उसमें आपने कर लिया। इस किस्म का आर्ट जो आप दीवारों पे लगाते हैं उसमें डेफिनेटली आप पायनियर है, बिकॉज देर आर पीपल डूइंग इट। बट ऑल्सो व्यूअर्स, बात यह है कि किस किस्म का कर रहे हैं। देखिए, आर्ट को एट द सेम टाइम बेबीइश नहीं लगना चाहिए, बचकाना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आके अपने अगर दीवारों वगैरह पे लगाने हैं और वो लगाने हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चों की कुछ बनाई हुई चीज़ लगाई हुई। तो आप एंड में ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने तो बड़ी नेगेटिविटी भी इस लिहाज से फेस की कि अगर मुँह पर आपको किसी ने निकाह तो कोनियाँ मार मार के एक दूसरे को ये वो आपको फील हुआ। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी जब ज़ारा जी मीडिया की फील्ड में आना चाहती थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एक तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरी तरफ से लॉयर्स, तो यही कोनियाँ मार मार के लो जी अभी हमारी नाक कटाएगी, लो जी ये क्या मतलब किन कामों में पड़ गई है, आ जाके तो उसने कोई असल काम ही करना होगा। क्योंकि जनरली आर्ट की पाकिस्तान में उस तरह से कदर नहीं है, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट्स हो या दूसरे हों। अब क्रिएटिव आर्ट्स की ज़रा सी बन गई है इन द सेंस के एक्टिंग, मीडिया वगैरह की। फिज़िकल आर्ट, अब आप देखें कि यहाँ पे सादिकैन की कोई पेंटिंग लगी हुई देखे, जिसको नहीं पता तो वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन बाहर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकती हैं। आप अली काज़मी को देखें, आप सलमान तूर को देखें, अब ये वो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, राशिद राना को देखें, जो इंटरनेशनली करोड़ों में उनका काम बिक रहा है। यहाँ पे लोगों को आइडिया ही नहीं है, समझ ही नहीं है। सो आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं उनको अपनी जो ख़वातीन हैं, उनके हर इंसान को खुदा ताला ने कोई ना कोई हुनर दिया होता है, उसको बस आपने देखना है कि वो आपका कौन सा हुनर है, कौन सी चीज़ है आपके अंदर जो आपको खुशी देती है, उसको हमेशा करें और उसको छोड़ें नहीं। और अगर कोई आपका मजाक भी उड़ा रहा है तो डोंट केयर, आप उसको जारी रखें और उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें। ये ना सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली बेहतर करेगा, बल्कि आपको लाइफ स्किल्स में आपके इजाफा होगा कि अगर आप जो आपको चीज़ पसंद है उसको आप करेंगे तो। और हमेशा पॉजिटिव रहें और सबकी हेल्प करें। और एक मैं बात कहना चाहूँगी कि मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि आप चीज़ बना के सामने रख देती हैं कि आपकी कॉपी हो जाएगी, तो मैं कहती हूँ ये वो चीज़ है जो कॉपी होनी चाहिए। पूरे सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए
और एनवायरनमेंट के अंदर फायदा environment को करने साफ और उसके करने साथ के लिए। इकोनॉमी में भी भाई। बिल्कुल। इसरा मैम, अगर मतलब आप अगर इससे एक अर्निंग करती हैं तो उस अर्निंग के अलावा आप लोगों के लिए भी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, अब ये सारे फ्रेम हुए में मेरी एक बिल्कुल। फ्रेमर की जॉब बिल्कुल एक है। फ्रेमर के अच्छी खासी आमदन बन जाती है इससे। जो फ्रेमर कंपनी आपके साथ जो असिस्ट करती है खातून, जिन लोगों को आप सिखा रही हैं और वो भी आगे फिर अपने काम को स्टार्ट करें, तो ये तो एक ऐसा सिलसिला है जिससे लोगों के लिए बड़ी अपनी ज़ात के लिए तो आसानी पैदा होती है, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो आप बड़ी प्यारी बात कर रही थी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैम ने कहा, ये मैंने कहा ये कपड़े वगैरह ये क्या आपने कपड़ा अपने साथ रखा हो, तो उन्होंने कहा बैग्स, उन्होंने शुरू में एक्सप्लेन भी किया। व्यूअर्स, बहुत दफ़ा ऐसे कपड़े होते हैं घर के अंदर हमारे अपने पहनने वाले, जो हम खुद भी पहनना नहीं ज़रूरी समझते, हम खुद नहीं पहनना पसंद करते, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं होते कि आप किसी को दे सकें। तो मेहरबानी से ऐसी चीज़ें अपने घर के स्टाफ और वर्कर्स को देने के बजाय, क्योंकि मैम ने भी यही बात की कि देखिए कपड़े तो आप आगे वो वाले दे सकते हैं ना जो आप खुद भी पहनने पसंद करें। अगर वो आप खुद नहीं पसंद करते, वो फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो आप क्यों अपने घर के स्टाफ को देंगे? तो फिर वो कपड़े और वो चीज़ें कूड़े में फेंकने के बजाय, जैसे कि मैम ने कहा बैग्स के तौर पे यूटिलाइज़ करें, ठीक है ना? जैसे कि ये मैम दिखा रही हैं आपको ये बैग्स, अब ये भी कोई दुपट्टा, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई कमीज़ थी जो रीयूज़ हो गई, राइट मैम? उसी तरह से आप ये देखें कि कुशन्स बनाए जा सकते हैं शिफॉन के। अब ये देखें ये कितना मज़े का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। ये सूट अगर ख़राब हो जाता है तो इस ऑर्गेन्जा के दुपट्टे से आप किसी छोटी खिड़की के शेयर्स बना सकते हैं। वो एरियाज कट करके जो ख़राब है, थोड़ी सी उस पर कढ़ाई करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके आपने छोटी खिड़की के शेयर्स बना लिए, यानी कि जो सी थ्रू से कर्टन्स होते हैं। अच्छा, वो नहीं करना, कोई कुशन कवर्स आपने बना लिए, और कुछ नहीं तो जो पुराने घर के इस्तेमाल हुए हुए तौलिए होते हैं, अक्सर ऐसे होता है, वही उससे आप बहुत बेहतरीन टाकी बना सकते हैं, अच्छे से रगड़ के ज़मीन उससे साफ़ हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि चीज़ों को रीपर्पस करें ताकि आप भी अपना हिस्सा डालें, जैसे मैम ने कहा। एक मैं बात कहना चाहूँगी कि जैसे ये लो कार्बन फुटप्रिंट है, वो मैं अक्सर कहती हूँ तो वो किसी को समझ नहीं आती। उनको ये होता है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, माहौल में जा रही हैं, तो वो आप यू आर द कल्परेट ना, कि आप उसको ऐसे माहौल को ख़राब करने के लिए, तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं आर्ट में और उससे ट्रैश टू ट्रेयर कर रहे हैं, ब्यूटी आउट ऑफ टूटी कर रहे हैं, तो आप मतलब आप उसका हिस्सा बनने से गुरेज कर रहे हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। और बात ये है कि व्यूअर्स, जैसे कि मैम कह रही हैं, हमने अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि हर बंदा ये घूम के कहता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा, फलां कुछ नहीं कर रहा। चलो भी कोई कुछ नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, ये वो वाली बात है कि लोगों पे चीखना और कहना, अपने बच्चों पे चीख के कहना नमाज नहीं पढ़ते हो। भाई अगर आप 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे या नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे क्यों पढ़ेंगे? उन्होंने कहना जब आप नहीं करते तो हम क्यों करें? सो अल्टीमेटली अगर हर बंदा इस मुल्क का अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे बढ़े तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और व्यूअर्स, जेन्युइनली हर बंदा जब अपना रोल डालता है तो इवेंचुअली बहुत बड़ा चेंज आता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ डायरेक्ट जाने से पहले अगर नेचुरल तरीक़ों से हम अपने आप को हील करने की कोशिश करें, केमिकल्स और अननेचुरल चीज़ें अपने सिस्टम में कम डालें, तो हम शायद एक ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वो पर्सनालिटी जिनका हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया है बेसिकली बात उन्हीं से रिलेटेड हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो एक बेहतरीन और एक ब्रिलियंट हर्बलिस्ट है। जिस तरह ब्रेक से पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट खातून, ज़हरा उनका नाम था, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़हरा जी ने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे वो उन्हीं चीज़ों को या घर में ही मौजूद चीज़ों को रीपर्पस करती हैं। तो उसी तरह अपने इलाज के लिए भी और अपने आप को शिफा देने के लिए फ़िज़िकली, और उसके अलावा अपने आप को हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाने के लिए घर में ही मौजूद चीज़ों से हम अपना इलाज कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन व्यूअर्स प्रिस्क्राइब करना मेडिकल MBBS डॉक्टर प्रोफेशनल का काम है।
उसका काम है जो इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है और जो इस फील्ड में काम कर रहा है। जब हम खुद नीम हकीम बनते हैं व्यूअर्स, तो तब मसाइल होते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ऑथेंटिक और ब्रिलियंट पर्सनालिटी, हर्बलिस्ट तो हैं ही, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट है, TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, डिफरेंट रेमेडीज़ के थ्रू एंड ऑफ कोर्स थ्रू हजामा भी लोगों को हील करती हैं। अब उसमें ड्राई कपिंग भी और प्रॉपर हजामा भी इंक्लूडेड है। तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हो? हाल? बिल्कुल भाई, ठीक। पहने तो काले कपड़े लेकिन साथ गुलाबी दुपट्टा, माशाल्लाह कितनी हसीन लग रही है मेरी दोस्त। बहुत शुक्रिया। एक्स्ट्रा रूप आया हुआ है आजकल आप पे। Really? जो भी टोटके शोटके इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम पे भी कर रहे हैं। आज बताती हूँ ना। अच्छा बेब, सबसे पहले तो यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जिनका जो एक तबीब भी हैं, सर्टिफाइड प्रॉपर, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जो हमेशा ये बात, मतलब आप कभी भी ये नहीं कहती कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो बिल्कुल। ज़रा पहले अपना इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, कहीं ये ना लोग समझे कि हमने बात जो है वो कर दी कि बस आप यही चीज़ें कर लें, मुआलिज के पास ना जाएं। हम ये नहीं कह रहे, आप भी मुआलिज हैं, MBBS डॉक्टर भी मुआलिज बिल्कुल है, ऐसे ही। हकीम भी मुआलिज है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। डिपेंड करता है ना। जी एक तो बहुत शुक्रिया, हमेशा ना एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ आप आते हो, और ये जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन है ना, ये बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब, टिकटॉक और इधर से जाके टोटके चीज़ें समझने की, एक आपने भी लाइन बोली कि ये एलोपैथिक चीज़ों को प्रिस्क्राइब करना एक प्रॉपर डॉक्टर का काम है, तो मैं उसमें ऐड करूँगी कि किसी भी टोटका, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ दैट इज़ अ रेमेडी, वो हर कोई नहीं दे सकता जब तक कि वो एक प्रॉपर तबीब या आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट या TCM स्पेशलिस्ट नहीं है। इल्म होना, बातों का पता होना, वो जिस तरह लेट्स सपोज मुझे अगर कुरान पाक पढ़ना आता है, उर्दू पढ़नी आती है, तो मैं उसकी तफसीर नहीं कर सकती बिकॉज मैं उस पर अबूर नहीं रखती। सो छोटे मोटे टोटके या वो तो आप रेमेडीज़ घर की इस्तेमाल कर लो। देखिए ना, मैंने मेरा अपने YouTube चैनल पे आपने देखा होगा कि मासूमा जी, मैं कभी भी हमेशा मैं कहती हूँ कि जी आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपनी ड्राई स्किन के लिए क्या करती हूँ, तो मैं अपनी ड्राई स्किन के लिए ये मिक्स करके अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ। जैसे कि मासूमा जी के साथ प्रोग्राम किया, इनसे गाइडेंस ली, इन्होंने जैसे आज हमें 2-3 रेसिपीज़ बताएंगी। अब वो रेसिपी एज इट इज़ बंदा बताए अपने यूट्यूब चैनल पे और कहें कि जी ये रेसिपी मैंने फ़लाँ से ली थी, वहाँ तक तो बात जायज़ रहती है। मसला वहाँ पे आना शुरू हो जाता है जहाँ आप दावे करने शुरू कर देते हैं। अब मैं तबीब बनने की कोशिश करूँ, देखो दावा, मैंने आपने कभी देखा होगा मेरे किसी चैनल पे किसी जगह पे मैं दावे से बात नहीं करती हूँ। दावा एक ही, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता इल्म में कमी है, ये कुछ है। अल्लाह के फजल के साथ आपको पता है कि कितने पेशेंट्स आते हैं और कितने ठीक होके जाते हैं। पॉइंट इज कि जब तक पेशेंट सामने नहीं बैठा, आप रेमेडी भी बताते हैं। इलाज किया, मैं एटलीस्ट व्यूअर्स 8-9 ख़वातीन को जानती हूँ, मतलब कपल्स को जानती हूँ जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जवाब दे दिया था। और आए दिन आपके पेज के ऊपर, बाय द वे अगर आप आपका जो पेज है तबीबा मासूमा ज़हरा के नाम से है इंस्टा के ऊपर, तबीबा मासूमा ज़हरा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब के ऊपर है, और आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो अगर हमसे रब्ता करना है तो जाके आप देखें व्यूअर्स। मैं कि बिल्कुल भी इनकी प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रही है, मैं वो बात कर रही हूँ जो मेरी आंखों देखी है। मेरा कंधा फंसा पड़ा था, ना फिजियो से ठीक हो रहा था ना किसी और चीज़ से हो रहा था, इनके पास आई हूँ। देखिए जो फैक्ट्स है वो तो हम शेयर कर सकते हैं, आपने जामा के मेरी आंखों का कितना इशू हो रहा था, आपने मेरा वो आंखों का जो ऑयल वाली आपने ट्रीटमेंट, हाँ जी, उसके 3 दिन बाद ही व्यूअर्स नैनवास्ती आपने किया था, याद है आपको? उसके 3 दिन बाद ही जो मुझे अजीब धुंधलापन और वो जो ये अजीब अजीब लाइनें सी आंखों से गुजर रही थी वो रिजॉल्व हो गई। डॉक्टर के पास मुझे वापस जाना ही नहीं पड़ा, अपने आई डॉक्टर के पास। बिल्कुल ऐसे ही। और देखो हर एक की अपनी डोमेन और ये तो नहीं है कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा था, और ये होता भी नहीं है कि जी अभी आपकी हम सर्जरी नहीं कर सकते, अभी अगर आपको हम ग्लासेस लगा देते हैं, आप एन के 2-3 साल पहने, उसके फिर हम इस एज पे आपकी फिर सर्जरी करेंगे। तो मैं तो आपके पास आई, आपके पास वैसे ही चिड़चिड़ कर रही थी, आपने कहा जुगन ये ट्राई कर लो। कोई देखें, नेचुरल और हर्बल की बेहतरीन चीज़ है, उसका नुकसान कोई नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है उसका कोई, राइट? अनटिल अनलेस आप अपनी दोषा जान के कोई टोटका कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो। मैं यही बात कर रही हूँ कि हर एक की अपनी डोमेन है, एक होम्योपैथ की डोमेन है, एक हकीम की डोमेन है, एक एलोपैथिक, एक कन्वेंशनल मेडिसिन की डोमेन है। अपनी अपनी डोमेन में हर कोई रह के
इकट्ठा काम कर सकता है। जिस तरह आप ये नूर बात के कर रहे हो, हाजमे का प्रॉब्लम था नूर का, मैं वो फेरेटिन वाली बात बताती हूँ। मेरी बेटी का ना एक एट वन पॉइंट सारे के बाल गिर गए, हमें समझ नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला, खैर मेडिकली हमें समझ आ गई कि इसके अंदर फेरेटिन की कमी है। अब फेरेटिन की कमी का, बल्कि आप समझाएं ना कि जब मैं आपके पास आई मैंने कहा अब उसको दे भी रहे हैं हम, जो डॉक्टर ने आयरन कही है, जो बाहर से हमने मंगवाई है, लेकिन पता नहीं उसके जिस्म क्योंकि में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। मदर ऑफ ऑल डिजीजेज उम्मुल अमराज मैदे को कहते हैं। हम जब भी कहते हैं ना कि हमारा आयरन कम हो जाता है ख़वातीन में, जी हम माइनर थैलेसीमिक है, डॉक्टर ने कह दिया आप माइनर थैलेसीमिक हैं अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक, वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एज अ हकीम कहूँगी कि फौरी तौर पर अपना गट ठीक करें ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो बेहतर हुआ हो। क्या, नूर की ट्रीटमेंट चलती रही जो चल रही थी। इन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि जुगन ये एक सिरप और ये एक चीज़ है, ये दो तुमने काम करने और सिर्फ तुमने ये एक बॉटल इसकी ख़त्म करनी है 1 महीना। व्यूअर्स, उसके बाद 1 महीना वो किया और उसका फेरेटिन चेक, इन्होंने मुझे सिर्फ इतना चैलेंज दिया था, कहता है उसका फेरेटिन ये इलाज करने के बाद एक दफ़ा चेक कर लेना और फिर जब वो अपनी नॉर्मल खुराक जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो साथ साथ वैसे ही ले रही होगी, उसके फिर 3 महीने। तो इन्होंने पहले उसका हाजमा ठीक किया, वो ठीक हुआ। उसके जब मैंने 3 महीने बाद करती रही जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कही थी, तो मज़े की बात ये कि उसका फेरेटिन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ अल्हम्दुलिल्लाह, गया। ऐसे जो ही है, 1.5 ऐसे साल ही। हमें समझ ही नहीं जो- आ रही थी, जो- मसला गट का था। मसला गट का ही होता है। हमेशा ये याद रखें कि कोई भी तकलीफ़ है, ख़वातीन में पीरियड्स ठीक नहीं है, पीसीओएस का मसला है, एंडोमेट्रोसिस का मसला है, तो फौरी तौर पे मैं उनका मेटाबॉलिज्म ठीक करके वेट नीचे लाके और एक्यूपंक्चर करके उनका पीसीओएस का इलाज करूँगी। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही भागते हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर जब अगला वजन कम करने की बात नहीं सुनता तो फिर सिम्टम्स को दबाने के लिए दवाई दे देते देखो हैं कि भाई एल है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी जादू की पुड़िया हो, कोई ऐसा इंजेक्शन हो कि हम खाते भी रहें और हम पतले हो जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप इंजेक्शन भी लगाओगे तो आपकी भूख कम करने की वजह से आपको भूख कम लगेगी और आप कम खाओगे और वेट रिडक्शन करो, तो वही 2 हफ्ते एफर्ट करके नेचुरली भूख कम कर लो। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगते। वो मुख्तलिफ जो इंजेक्शन मार्केट में आ रहे हैं उसी तरह के मुख्तलिफ हर्ब्स भी हैं। अगर आप वो 2 से 3 हफ्ते रेगुलर खाते हो और थोड़ा सा एफर्ट करके अपनी भूख रोकते हो तो खुद ब खुद आपको उन इंजेक्शंस वाला इफेक्ट आने शुरू हो जाएगा कि आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ऐसी हर्ब्स बनाए हैं। होती थी, कहवे होते थे, पहले एफर्ट जो होता आपको था, अभी हिकमत हमें में जादू चाहिए, वो नहीं हो सकता। और व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा, मुआलिज पहले प्रॉपर इलाज करता था, अब बेचारा मुआलिज भी मजबूर हो गया। ऐसा ही। स्पेशली अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें, एक दफ़ा बंदा गया, अब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ एक तरह से आपने अपने आप को होने दी, ठीक है। अब वो रिवर्सिबल होती है, टाइप 2 अब ये प्रूव हो चुका है, मेडिकली रिवर्सिबल है। हिकमत में और हमारे तबीब कब से ये बात कह रहे हैं, आप कब से ये कह रही हैं? और जब ये आप हमेशा कहती थी तो मैं आपको रोकती थी कि प्लीज़ मासूमा जी ये मत कहें कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। हाँ, टाइप 1 नहीं हो सकती, लेकिन टाइप 2 तो हो सकती है। हो सकती, क्यों नहीं लेकिन हो सकती? उसमें खुराक हाजमा कंट्रोल आपको ठीक करना है, मुंह बंद करना है। आपको अपने जिगर को ठीक करना है, आपने अपने मैदे के एंजाइम्स को ठीक रखना है, आपने मुंह के ऊपर थोड़ी देर के लिए जिप लगानी है। और टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे नहीं सही हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज, देखो डिटॉक्स करने का अब हर तरफ आ रहा है, हर कोई कह रहा है डिटॉक्सिफिकेशन बड़ी अच्छी है, फास्टिंग बड़ी अच्छी है। यही चीज़ 5000 साल पहले से TCM में आ रही है, यही चीज़ 1400 साल से तिब्बे नबवी में आ रही है कि आपको अपने आप को हफ्ते के 2 दिन भूखा रखना है, जिसको आप सुन्नत के मुताबिक रोज़े का नाम दे दो, या साल में एक दफ़ा रमज़ान अल्लाह ताला ने दे दिया ताकि आप अपने आप को डिटॉक्स करो। टाइम पे खाना पीना, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि आप अपनी खुराक को एंटीबायोटिक बना लो। अब वो कैसे एंटीबायोटिक कैसे दी जाती है जुगन? वज़न के मुताबिक वक्त पे ना खाएंगे तो असर नहीं होगा। आपके वज़न के मुताबिक खुराक अगर वक्त पे खाई जाए, 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे, तो आपकी बॉडी को रिपेयर करना आता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे, इस पे मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ और मेरा बड़ा दिल था कि किसी दिन आऊँ, मैंने आना ही है आपके पास। हिजामा मैं भी आपको बता रही थी, बैक का इशू। नेक्स्ट कमिंग वीक हिजामा वीक है, 6 को शुरू हो जाएगा, 17, 19 और 21 शवाल की इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ठीक है। जिसने भी रब्ता करना है ज़रूर रब्ता कर लें, तो मैं भी इनके पास जामा। बट मैं ऑनर एक बार ये शुरली ज़रूर छोड़ूंगी कि एक बात जो मुझे अक्सर बॉदर भी करती है और मैं इस पर बड़ी देर से सोच रही हूँ। देखिए, खुराक दिन में 3 दफ़ा खानी है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरा ये आपसे सवाल है।
मेरा वेट किस तरह और क्यों मेंटेन रहा, क्योंकि अब मैं 2 टाइम खाती हूँ और जब भूख लगती है खाती हूँ। पहले ये होता था कि अब नाश्ते का वक्त है तो नाश्ता करना ही करना है, नहीं भी दिल चाह रहा नाश्ता करने का तो ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं कि खाना है। उसके बाद फिर 4-5 घंटे बाद अब लंच टाइम हो गया तो अब लंच खाना ही खाना है क्योंकि टेबल पे सब बैठे हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या हमारा जिस्म नहीं हमें बताता हमें कब भूख लगी है? इस पे डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, और बल्कि हम अपने उस कॉर्नर में आ जाएंगे जहाँ पे आज आप हमें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े की ऐसी चीज़ें बताएंगी बनाना जिससे हाजमा भी ठीक होगा और डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी, और कि क्या खाना लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर करना ज़रूरी है या कोई और भी ऐसा तरीका है जो लोगों के लिए ज़्यादा नेचुरली वर्क करता है। ब्रेक के बाद बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, डर के मारे खौफ ज़दा होके हमने दाल और चावल ही बनाए कि कहीं हमें तबीबा मासूमा ज़हरा जो हैं वो इधर ही ना सीधा कर दे। तो आप अपना मेन्यू बताइए मैम। जी, हमारा मिंट चटनी भी है और मिंट रायता भी है, हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। साथ हमारा कचूमर सैलेड है, इसमें हमने लेमन स्क्वीज़ किया है, पापड़ हैं, चावल हैं और हमारी मिक्स दाल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। पापड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पापड़ फ्राई करने भी वो ज़रूरी नहीं होते, एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, चूल्हे के ऊपर भी बड़े अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, तो फ्राइड आपको बनाने ज़रूरी नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि दाल चावल तक खाने के लिए आजकल लोग जो हैं वो ठेलों पे जाते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मासूमा जी क्या कहेंगी आप कि एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी ज़्यादातर खुराक जो है वो बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट कर चुके हैं। अब वो क्या डाल रही हैं क्या नहीं डाल रहे। पहले होता था कि आप वंस इन अ वीकेंड पे जाते थे बाहर, अभी कभी कभी घर खाते हैं, बाकी सारा वक्त बाहर खाते हैं, और थैंक्स टू मुख्तलिफ आपकी सर्विसेज जो घर तक भी आपको खाना पहुंचा देती हैं। बिल्कुल। तो घर का खाना जो है वो बच्चों को शायद वो वैसे बैठ के खाना अब आता ही नहीं है, और वो ही आना चाहिए क्योंकि दैट्स द मेन पॉइंट। सिर्फ खाना नहीं, वो जो फैमिली टाइम एंजॉय करना है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मासूमा जी, अगर आप अग्री करती हैं तो आपका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं चाह रही थी कि एक वीडियो हम भी बनाएं जिसमें मैं आपसे वो सारे सवाल पूछूं जो कॉमनली प्रोग्राम्स में आते हैं मुझसे भी, क्योंकि जैसे आप आती हैं, अपनी नैयर आपा आती हैं, डॉक्टर फैसल आते हैं हमारे प्रोग्राम पे, बहुत से गेस्ट हमारे प्रोग्राम, फरजाना जी भी आती हैं कभी कभी जब वो कराची से आई हुई हों, तो जब आप लोग बात करते हैं तो बहुत से सवाल बाद में भी आते हैं। तो अगर हम एक ऐसा सेशन रखें और वो फिर आपके YouTube चैनल पे हम चलाएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स इन अबाउट 10 डेज इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक हमने थर्सडे का डिसाइड कर लिया, हम रिकॉर्ड करेंगे और नेक्स्ट वीक के एंड में एट सम पॉइंट मैम लगाएंगी अपने YouTube चैनल पे। तो आपने अभी अगर और मजीद कोई सवाल व्यूअर्स पूछने हैं ना, तो आप मेरे सोशल मीडिया पे भी DM करके पूछ सकते हैं, और तबीबा मासूमा ज़हरा इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे भी तबीबा मासूमा ज़हरा ऑफिशियल पे। बट बेस्ट यही होगा कि अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके मैम को DM करेंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, तो वो सवालों की लिस्ट वो भी बना लेंगी। आप मेरे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो बेशक ना करें, बेशक उस पर सिर्फ जाके DM कर दें। आप लोगों के आप अपना नाम और अपनी लोकेशन शेयर कीजिएगा, तो हम आपके सारे जो सवाल हैं इससे रिलेटेड, दालें खा सकते हैं, बच्चों के डाइट प्लान में और बड़ों के डाइट प्लान में क्या फ़र्क, जो भी आपके सवाल है हम कवर करेंगे, ये प्रॉमिस है हमारा इंशाल्लाह, क्योंकि मॉर्निंग शो में नहीं पूरा नहीं हो पाता। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे गट की। सबसे पहले ये कि क्या दिन में 3 दफ़ा खाना खाना ज़रूरी है, जैसे कि ये हमेशा कहती है नाश्ता भी साथ बैठ के करें, लंच भी साथ बैठ के करें, डिनर भी करें, जो बड़ी प्यारी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी छोटी सी माशाल्लाह फैमिली है, बेटी है, हस्बैंड वाइफ है, तो मिल के वो, बट क्या इनको मुझे आपको दिन में 3 दफ़ा प्रॉपर खुराक लेनी है? देखो, अगर बच्चे हैं बढ़ती उम्र में तो यस 3 दफ़ा प्रॉपर और अच्छा खाना। प्रॉपर का ये मतलब भर के प्लेट नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ध्यान रखते हुए सुबह उठ के प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम पे कार्ब्स रख के, और रात को फिर प्रोटीन्स पे चले जाना। ये वो तरीक़ेकार है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस रहती है। अब बच्चे हैं, बढ़ती उम्र है, या बुज़ुर्ग हैं, घटती उम्र है, हर दोनों को ही अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा रखना है। हाँ, अगर आप बहुत वर्काहॉलिक नहीं हैं और सारा वक्त घर पे बैठे हुए हैं और सिर्फ आप ऑर्डर दे रहे हैं और खाना बन रहा कर रहे हैं, तो वैसे नहीं खाना। लेकिन अगर आप काम करते हैं, आप बिज़ी रहते हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए, प्रॉपर खाना। अभी मैंने बोला 2 तरह से, 3 वक्त खाना
और अपने वजन के मुताबिक खाना, अब देखिए भूख ना, रख के खाना। ये नहीं कि 3 वक्त आप सुबह पराठा खा रहे हो, दोपहर को निहारी खा लिए, रात को बिरयानी खा ली, दैट इज नॉट 3 वक्त का खाना। एक हद है, मिकदार एक की आपने बहुत कितनी लेनी मिकदार। है। अभी अगेन मैंने बोला था प्रॉपर खाना, अपने वजन के मुताबिक खाना। और अल्लाह ताला ने कैलोरी काउंटर आपकी हथेलियाँ दी हैं आपको, एक वक्त में 2 जायके से ज़्यादा ना खाएं। दाल और चावल बहुत परफेक्ट है, इसी तरह रोटी और सालन ठीक हो गया अगर आपको खाना है। लेकिन ये करना कि एक आपने पूरा प्लेटर बना लिया और उसको आप कह रहे हो कि मैंने 3 वक्त वैसे ही खाना है, दैट इज़ रॉन्ग। और यही बात व्यूअर्स मैं बार बार एक्सप्लेन करने, और सबसे और अच्छा एक और बात, अब भूख लगी नहीं है और आप खा लें, इस पे आपकी राय क्या नहीं, है? भूख नहीं लग रही हमेशा। देखो, अगर आप प्रॉपर अपने वजन के मुताबिक खाओगे तो वो भूख रख के खाओगे, ठीक है। आप पेट भर के नहीं खा रहे तो डेफिनेटली आपको 6 घंटे के बाद हल्की सी भूख लगेगी। आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो रहा है, आपकी बॉडी आपसे जिस तरह गाड़ी का गाइड इंडिकेटर कर रही पीछे है, वाले बंदे को गाइड देखिए, कर रहा होता है कि राइट जाने के लेफ्ट जाने, उसी किसी ने तरह। इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे खाना चाहिए, आज की साइंस उसको प्रूफ कर रही है, वक्त पे खाओ, अपने वजन से कम खाओ, भूख रख के खाओ और भूख ना होने पे ना खाओ। ये 4 असूल हैं जो करने की ज़रूरत है। अब जब आप ऑनलाइन जाके 4 वेट लॉस की टिप्स किसी रैंडम यूट्यूब चैनल पे इवन मेरे जैसे बंदे के सुन लेते हैं और कहते हैं ये बेस्ट तरीका है, तो वो आप गलत करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कहूँगी कि देखो हमारी बॉडी जो है ना वो 3 तरह से है, हम सब मुख्तलिफ वाता हैं पित्ता तीनों। काफा। आप किसी बॉडी टाइप के हो, आप किसी बॉडी मेरी टाइप को, dry मैं है किसी ज़्यादा, के हाँ। आप ड्राई बॉडी टाइप को सुबह से शाम तक प्रोटीन्स पे लगा देंगे और लो कार्ब पे और हाई प्रोटीन कर देंगे तो उसको फिशर्स भी हो सकते हैं, पाइल्स भी हो सकती है, नेजल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती और है। आप ये देखें कि यही मुझे चीज़ इतना अरसा न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह ने हाई प्रोटीन पे रखा जिसकी वजह से मेरा गट भी खराब हुआ। अब देखें, इसीलिए कहते हैं कि जाके एक तबीब रुजू से, करें। मैं सिर्फ कहती हूँ कि एक तबीब से जैसे आपको अपना ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी है ना, ऐसे आपको अपनी बॉडी टाइप जानना ज़रूरी है। एक दफ़ा व्यूअर्स अपने करीबी तबीब के पास जाके बीमारी होने की सूरत में ना जाएं, हेल्दी होने की सूरत में जाएं और ये पता करें कि आप कौन हैं, आपकी बॉडी टाइप क्या है और उसके अगेंस्ट आप अपनी बैलेंस डाइट को लिखवा डॉक्टर्स लीजिए। इसलिए नहीं कि इमरजेंसी में आपका ख्याल करें, जी। डॉक्टर्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि बीमारी से पहले ही आप पहले अपने आप किया को रिजॉल्व जाए। करें। अच्छा, बिल्कुल। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम कर रहे हैं जी, पहले तो मैं बताऊं कि आजकल का मौसम कांजी का मौसम है, कांजी आजकल बहुत ज़्यादा है। फर्मेंटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो आपको प्रोबायोटिक, नेचुरल प्रोबायोटिक्स आपके लिए हैं, तो उसमें कांजी बेस्ट है। आपने कांजी बनानी कैसे है, मैं इसको अगर थोड़ा सा कम कर लूँ पानी, 1 लीटर पानी आप ले लीजिए। 1 लीटर पानी में तकरीबन 2 गाजरें डालेंगे। ये चुकंदर है, गाजर, वो चुकंदर है ओ ये लाल गाजर है। जी, लाल गाजर डलती है इसमें, ठीक है। पीली गाजर नहीं डलेगी। उसके साथ आप डालोगे चुकंदर को। गाजरी, हाँ जी, सही कहा। ठीक है। अरे लाल वाली गाजर ना, लाल गाजर आपको पता है कि इससे ज़्यादा अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया इस फर्मेंटेड ड्रिंक पे नहीं बनता, आपको और ये पता है वो मैंने जिंदगी बैक्टीरिया में है। कभी कांजी नहीं पी, ये मेरे को खुशी से नहीं बता रही। अब ये प्रॉब्लम होती है जब आप बर्गर घरों में बड़े होते हैं, ना कभी कांजी पी। जब मेरा बेटा हमज़ा पैदा हुआ तो तब मुझे किसी ने बताया कि भाई पुदीना और सौंफ जो हैं वो आप अगर बच्चे को उबाल के थोड़ा सा पानी पिला दे तो हाजमा ठीक हो जाता है। हम लोग ग्राइप वाटर पिला देते, मैं ग्राइप वाटर पिला देती थी। मसला पता है क्या है व्यूअर्स, ये सब चीज़ें उन वक्तों की हैं जब हमारे माँ बाप छोटे होते थे। ऐसे फिर एक मॉडर्न ज़माना आया जिसमें हर चीज़ डब्बों में आ गई, तो हम लोग बिल्कुल नेचुरल से जैसे कि सत्तू हो गए, कांजी हो गई, वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो होती इमली, हैं, आलू बुखारे का शरबत हो गया, शरबत ये हो सब गया, लोगों ने छोड़ आपकी ये छोड़ दिया। अब कांजी का क्या है कि इसमें अच्छी चीज़ क्या होगी, जब ये बनता है तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया बनता है उसकी खासियत ये है कि वो आपके गैस्ट्रिक जूसेस को पास कर देता है, वहाँ पे डेड नहीं होता, और ये आपको हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है इंटेस्टाइन्स में। और अगर अगर आप ये रेगुलर ले रहे हैं, वेट भी कम हो जाएगा। आपका वेट छोड़ दो। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका गट अच्छा नहीं है, अगर आपके हार्मोन्स अच्छा नहीं, मैंने कहा उम्मुल अमराज मैदा है, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइजेशन ठीक करनी है। हमने इसमें 2 गाजर डाली हैं और इसमें हमने एक चुकंदर। आधे के करीब चुकंदर, उसके साथ 1 चम्मच काला नमक ठीक है, और राई को राई डालेंगे। राई डालेंगे 1 टीस्पून। ये करके, इससे आसान तरीका है ही नहीं बनाने का। और इसको मलमल का कपड़े से ढांप के ऊपर से, व्यूवर्स माजरत के इस वक्त मलमल का कपड़ा भूल गए हम, लेकिन इसको बांधना है। अगर मैं इसको इससे सिखा दूं,
हाँ जी बिल्कुल। आपने अच्छी तरह से बंद करना है इसको। करने के बाद बट प्लीज धूप में रखना है। मलमल का कपड़ा, क्योंकि वो फिर उसमें से हवा गुजरती हवा है। गुजरती लोग है, क्या करते हैं कि बारीक मोटा सा मलमल दूसरा का कोई ना, कपड़ा ना, बांध देते हैं। मलमल का कपड़ा आपने रखना है, अच्छी तरह से बांधना है। 3 से 4 दिन के लिए आपने ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे धूप आती हो। ये फर्मेंटेड हो जाएगा। इसके बाद इसको डेली 1 कप सुबह पिएं, रात पिएं। ये आपकी डाइजेशन बेहतर करेगा, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को खोलेगा, सुबह एसिड और रात रिफ्लक्स को बेहतर करेगा सुबह और रात को। वर्स्ट कंडीशन में डिटॉक्स वाटर्स यहीं से आए हैं। बिल्कुल छोटा सा कि वो मिट्टी की हांडी में भी डालते हैं ना बिल्कुल बना सकते हैं। अब बेसिकली शीशे का जार हो या मिट्टी का, ठीक है। दोनों ठीक है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने धूप में रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। स्टील प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि धूप में रखने से वो गड़बड़ हो और जाएगी। दूसरी बात, एल्यूमिनियम वगैरह जो स्टील की चीजें आजकल मिलती है मार्केट में, वो जब आप गर्म करते हैं तो उसमें से केमिकल्स अच्छा, इसमें एक चीज़ याद, सॉरी माजरत के साथ, मैंने नमक डाला, राई डाली और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, ठीक है। वो डलती है इसके अंदर। और ये बना के आप रख देंगे। उसके बाद ये आपका तैयार है। प्लीज़ व्यूअर्स, अभी ये जाती जाती गाजरें हैं, इनको पूरे साल काफ़ी देर के लिए बना के आप रख सकते हैं। अच्छा, इस कांजी का इस्तेमाल करें। अब कांजी क्या करती है, ये बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है, आपको हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है। ख़ास तौर पे जिनको एच पाइलोराई है, जिनको रिफ्लक्स का इशू है, जिनको एसिडिटी रहती है, वो इसका इस्तेमाल करें। जिनका पेट ख़राब है वो इसको कम इस्तेमाल करें, कब्ज़ वाले इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। तो जिनका फॉर इसके साथ एग्जांपल अगर पेट का खराब होने का तो वो दिन में एक दफा पे आ जाए। एक दफ़ा पिएंगे। और जिनको अब जैसे कब्ज़ है मैं वो दिन में डायरिया 2 की दफ़ा तरफ ज्यादा होती हूँ, तो मेरे जैसा बंदा जो है वो दिन में एक दफ़ा पिएगा, ठीक है। और इसके साथ हाँ पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, इसमें क्यों कोई नहीं पी चीनी सकते, इसमें तो नहीं कोई है ऐसी ना। चीज़ ही नहीं। देखिए अगेन, टाइप 2 डायबिटीज़ कब होगी, जब आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी। ये कंट्रोल करिए आपकी एसिडिटी को, ये कंट्रोल करिए आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में हेल्प कर रही है, हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रही है। आज सारी तरफ प्रोबायोटिक की बात होती है, आप नेचुरल बना के क्यों नहीं पी सकते। लाल गाजर, लाल चुकंदर, मिर्च, चुकंदर, काला नमक, पानी, मलमल का कपड़ा, कवर करें उसको, धूप में रखें 3 दिन के लिए, शीशे की चीज़ के अंदर या फिर मिट्टी के बर्तन के अंदर, बट अगेन उसको कवर करना है आपने। और उसके बाद आप इसको सुबह शाम यूटिलाइज करें। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और अगर आपका ज़्यादा सिस्टम डायरिया की तरफ जाता है तो आपने उसे दिन में 1 टाइम लेना है, राइट? बिल्कुल खाली पेट या खाली पेट लें तो अच्छी बात है, प्रोबायोटिक है। हाँ, अच्छा सुबह लगेगा। खाली पेट पी ले कांजी और का खाने से पहले गरम पी या लें। ठंडा जान, ये बहुत मज़ेदार होगा जब आप इसको जार से निकालेंगे। इसको ना ठंडा करने की ज़रूरत है ना गर्म, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देता जल्दी से है। और लोग कोई इसको चीज़ बहुत बता। ठंडा करके पीने लग जाते हैं। ठंडी चीज़ें वैसे ही मैदे के लिए बुरी अब आपका पैगाम का टाइम है सिर्फ, ओके। बाकी चीजें अगली बार करेंगे। Again, एक्चुअली कांजी इज द मेन थिंग। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपना ख्याल रखें घर के किचन से, और कोशिश करें कि सबसे पहले जो आज का मैं पैगाम दूंगी, अपनी बॉडी टाइप, अपनी डोशा या मजाज का पता करें और उसके मुताबिक किचन में अपना इलाज करें। हर टोटके, हर रेमेडी को सिर्फ देख के करने की ज़रूरत नहीं है। किसी करीबी तबीब से जाके मशवरा करें और फिर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें। छोटा मोटा दर्द आज कल या 3 दिन के लिए कोई टोटका करना है तो प्लीज़ कर लें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे कहीं जाना चाहते हैं तो एक दफ़ा किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ लें। और यहाँ पे हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। आपको ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक से हजामा की डेट शुरू हो जाएंगी, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। जी, तो जुमेरात को जैसे कि मैं जा रही हूँ 17, 19 और 21 शवाल को। हाँ, सो अगर किसी ने हजामा करवाना है, जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि साल में एक दफ़ा हजामा करा देना चाहिए। बेहतरीन, ऑफ कोर्स सुन्नत तो अपनी जगह, लेकिन बेहतरीन डिटॉक्स फॉर योर बॉडी एज वेल। जितना ज़्यादा नेचुरल की तरफ रहेंगे व्यूअर्स, उतना ही तकलीफ से बाहर रहेंगे, उतनी ही लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे सब। आमीन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।